नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। नक्सलियों में बेचैनी है क्योंकि उन्हें अपना अंत करीब दिख रहा है। सुरक्षा बल फिक्स डेडलाइन पर चल रहे हैं और यह डेडलाइन है मार्च 2026, यानी बामुश्किल 1.25 साल। इसी वजह से नक्सलियों में तड़प है, खुद को बचाने की तड़प, बेगुनाहों का खून बहाने की तड़प। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बलों की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद जाहिर है कि इनके दिन बस गिने चुने हैं। यही वजह है कि नक्सली आम लोगों की हत्या कर रहे हैं, छुपकर सुरक्षा बलों को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम नक्सलियों की इसी तड़प पर बात करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सीधा हम अपने पैनल की तरफ चल रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछेंगे। सबसे पहले हमारे साथ पूर्व एएसपी छत्तीसगढ़ के रविंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीके मिश्रा सर, आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता नीरज तिवारी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा रविंद्र उपाध्याय सर आपसे है। रविंद्र सर, आप ठीक दिख रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं सर। रविंद्र सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है सर, मार्च 2026 डेडलाइन पूरी तरह से तय है। आपको याद आता है कभी इतनी स्पेसिफिकली कोई डेट डेडलाइन के तौर पर दी गई हो जिसपे सारे सुरक्षा बल, सारे जवान एकदम स्टिक हैं, बिल्कुल उसी पर बने हुए और उसी नीति के तहत ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, हाल में हुए कितने भी बड़े एनकाउंटर्स हों? आपको याद आता है कभी कोई ऐसी स्पेसिफिक डेडलाइन दी गई हो किसी भी सरकार की तरफ से? नहीं, ऐसा पहले कभी तो नहीं रहा है। और निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान सरकार है या जो ऊपर से केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जा रहा है, एक अच्छी पहल है। और ये पहल स्वागत योग्य भी है और इसका स्वागत करना चाहिए। पहले जब इस तरह टारगेट तय होते थे लेकिन उसकी कोई डेडलाइन निश्चित नहीं होती थी, तो ये पहली बार हमको सुनने में भी आया, देखने में भी आया है। हालांकि हमने इस संबंध में बहुत पहले भी फोर्सों ने काम किया है, लेकिन कोई एक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता था, एक समय सीमा निर्धारित नहीं होती थी। ये समय सीमा निर्धारित होना ही एक अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम की ओर हमको दिखाता है। और ये सुखद परिणाम आना भी चाहिए। इस वर्ष जो बहुत सारे एनकाउंटर हुए, करीब करीब 207 208 नक्सली मारे गए हैं। और तो ये निश्चित रूप से बताता है कि जो हमारा जंगलों के अंदर प्रभाव बढ़ा है, पुलिस जी। फोर्स का प्रभाव बढ़ा है, हमारा आवागमन जो बढ़ा है, उससे सफलताएं मिली। और लक्ष्य के प्रति हम लोग समर्पित और ज्यादा हुए हैं, पहले से ज्यादा समर्पित हुए हैं। और उसके कई कारण हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा है कि एक लक्ष्य की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत योग्य। ठीक। रविंद्र सर, मैं आता हूं आपके पास। डिबेट में हमें बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा सर ज्वाइन कर रहे हैं। पीके सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद सर। मिश्रा सर, मेरा आपसे पहला सवाल यह है, बीएसएफ की भी तैनाती रही है नक्सल मोर्चों पर। मैंने सवाल पूछा था अभी कुछ देर पहले रविंद्र उपाध्याय सर से, पूर्व एएसपी हैं छत्तीसगढ़ के, एएसपी छत्तीसगढ़ के रहे हैं। पीके सर, बीएसएफ जब तैनात रही तमाम मोर्चों पर, आपने भी लीड किया होगा, आपने भी सर रणनीति का हिस्सा आप रहे होंगे, थिंक टैंक्स में रहे होंगे। कितना टफ हो जाता है कि हम कोई स्पेसिफिक डेडलाइन दे पाएं हालातों को देखते हुए, नक्सलियों की संख्या, उनके हमले, उनकी बटालियन देखते हुए कितना मुश्किल हो जाता है कि कोई एक फिक्स तारीख दी जाए डेडलाइन के तौर पर और फिर उस पर स्टिक रहा जाए, उस पर बने रहा जाए। बिल्कुल। ये जो डेडलाइन दिया गया था मार्च 26 का, जी। नक्सलाइट्स जो है उनको मूलोत्पाटन करना है, ये बहुत सोच समझ करके दिया गया है। इट इज नॉट ओनली छत्तीसगढ़, इसको तेलंगाना के ऊपर भी देखा गया है, उसको महाराष्ट्र के ऊपर भी देखा गया है, उड़ीसा। और हर एक स्टेट को, हमारा जितना 15 डिस्ट्रिक्ट अभी है, तो उनके ऊपर नजर रख करके उनका गतिविधि कहाँ है, उनका ट्रेनिंग एस्पेक्ट कहाँ पर है, उनको वेपन्स कहाँ पर मिलता है, उनको फंड्स कहाँ पर मिलता है, और उनका वो कहाँ से रिक्रूट करते हैं, किस किस गांव में उनका इन्फॉर्मर है। ये पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही जब उन्होंने कंप्लीट, ये इसका एक मैक का कॉन्फ्रेंस बैठा था जिसके ऊपर ये तय किया गया कि 26 मार्च तक बिल्कुल हमारा देश से नक्सलाइट्स को खत्म किया जा सकता है। और इसका इसका जो उदाहरण है, आप देखेंगे पहले छत्तीसगढ़ में आ रहा है। ठीक है, नारायणपुर में एक जवान का डेथ हो गया और छोटे मोटे केसेस भी होते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से 6 महीने में
नक्सलाइट्स को वो मारे जा रहे हैं और वो सरेंडर कर रहे हैं और उनको पकड़े जा वो अप्रीहेंड हो रहे हैं, उनका आर्म्स एम्युनिशन लिया जा रहा है और उनका इन्फॉर्मर भी वो भी पकड़े जा रहे हैं। और बेस्ट है कि जिस तरीके से हमारा कोंडागांव, बस्तर हो, नारायणपुर हो, सुकमा हो, आप कहीं भी जाए, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ areas, development of communication, that is communication of road, development of communication of wireless, or development of economy, development of health institutions, development of educational institutions, development of rehabilitation, इस तरीके से हो रहा है। और जिस तरीके से सरेंडर भी हुआ है, जो सरेंडर पॉलिसी है, जो रिहैबिलिटेशन हो रहा है, डेफिनेटली इसको तमाम मद्देनजर रख करके ये 26 मार्च का टाइम दिया गया है। और जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है, कोऑर्डिनेटेड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो रहा है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर में लास्ट 1 मंथ देखिए किस तरीके से ऑपरेशन हुआ, कितना सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। अभी मैं रिटायर्ड एसपी रविंदर साहब को सुन रहा था, बहुत अच्छे उन्होंने बोले थे। उन्होंने, क्योंकि वो फील्ड में काम कर रहे, ऑफ कोर्स मेरे को फील्ड में जाना बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि जब वहां पर लास्ट बीसी शुक्ल जी का डेथ हुआ था तब मैंने वहां पर गया था, सुकमा गया था और कांकेर गया था और नारायणपुर गया था। और कभी कभी मैं जाता रहता हूं, मैं मोस्टली उड़ीसा मालकानगिरी भी जाता रहता हूं। आई हैव गॉन टू तुलसी डोगरी ऑल्सो। लेकिन इस तरीके से जो एरिया है उसका डेवलपमेंट मैं बहुत पहले 20 साल पहले भी देखा था। और ये चीजें जो है सर निश्चित तौर पर ये बदलाव ला रही हैं। और ये इन्हीं पर मैं एक सवाल जरा अपने सहयोगी से पूछ लेता हूं। मिश्रा सर, मैं लौटूंगा आपके पास। जुल्फिकार मेरे सहयोगी हैं। जुल्फिकार, इस पूरे रिहैब कहिए या वापस नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश के तहत जो किए जा रहे काम है उन्हें कहिए, एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है, जो एक बहुत बड़ा जो एक फैसला आया, वो ये कि विष्णुदेव साय सरकार केंद्र सरकार से सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए आवास मंजूर करा के ले आई है। तो तब जबकि दूरस्थ इलाकों में झोपड़ी ही रहने को मिलती है ग्रामीणों को, गरीबों को, उनको अगर आवास मुहैया हो जाएगा, सरकार उनको कुछ काम धंधा सिखा देगी, आवास मुहैया करा देगा, आपको लगता है कि फिर ये संख्या बढ़ सकती है सरेंडर वाले? आज भी हमने खबर देखी तो सरेंडर होने की संख्या बढ़ सकती है। आसिफ, जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने का जो टारगेट रखा गया है, तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर आसिफ वो सामने आता है कि उस क्षेत्र का विकास, क्योंकि एक बार तो नक्सली जो हथियार उठाए हुए हैं उनको मार दिया जाएगा, लेकिन उसकी विचारधारा को किस तरीके से खत्म करेंगे? तो जब विचारधारा को अगर खत्म करना है तो वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना होगा। यही वजह है कि जो विकास उस क्षेत्र में है, कि जैसा कि आपने कहा कि 15,000 जो आवास हैं, पीएम आवास, उस क्षेत्र के लोग जो नक्सल पीड़ित लोग हैं या सरेंडर्ड नक्सली हैं, इन लोगों को उसका लाभ मिलेगा, उसकी स्वीकृति मिल गई है। तो निश्चित तौर से जब इस संख्या में उस गांव में घर बनेंगे तो ये जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पूरा जो इलाका है बस्तर का, जो माओवाद से प्रभावित रहा और जो उस क्षेत्र में लगातार जो डेवलपमेंट के काम हुए, अंदरूनी इलाकों में जो सड़कें नहीं थी वो लगातार सड़कें बन रही हैं, लगातार कैंप खुल रहे हैं, तो इसका नतीजा ये रहा कि माओवाद सिकुड़ता चला गया। अब स्थिति ये थी कि अबुझमाड़ का जो कुछ इलाका है 4 से 5 हजार वर्ग किलोमीटर का, उस इलाके में ही माओवादी बचे थे। लेकिन जिस तरीके से इस साल ऑपरेशन चले हैं और इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के ही 200 से ज्यादा माओवादी मारे गए हैं, तो इससे अब ये बात कही जाने लगी है कि जो टारगेट रखा गया है कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म हो जाएगा, और तो उस पर भरोसा होने लगा है। दूसरी तरफ अगर देखें कि जो घटना पीछे हुई कि अभी एक हमारे एक जवान शहीद हुआ या 2 लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी, तो नक्सली अभी फिर भी उस इलाके में ये बताने की कोशिश, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जो इनपुट मिल रहा है वो बहुत ही सटीक इनपुट मिल रहा है, जिसका खामियाजा माओवादियों को उठाना पड़ा। और यही वजह है कि 2 लोगों की उन्होंने जो हत्या की और जो मुखबिरी की बात कही, तो ताकि उस इलाके के जो लोग हैं उन पर यह दहशत कायम हो, क्योंकि अब जो है जवानों पे जो भरोसा कायम हो रहा है उससे कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जुड़ रहे हैं, और उसका असर ये है कि माओवाद जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। और आने वाले वक्त में ये उम्मीद हर कोई जताने लगा है, उस क्षेत्र के लोग भी जताने। हमने बीते दिनों देखा, हमारे जो सहयोगी हैं नीरज, उन्होंने भी रिपोर्ट की थी कि उस इलाके के लोग अब मांग कर रहे हैं, क्योंकि
जो कैंप है वहां से हटाने की चर्चा हुई थी, उस चर्चा बस से ही वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया। तो मतलब साफ है कि उस इलाके के लोग मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, और जब ये भावनाएं लोगों के बीच में आ जाएंगी तो निश्चित तौर से माओवाद का जो खात्मा है वो नजदीक दिखने लगता है। ठीक, जी मैं जरा आसिफ। नीरज के पास ही चलूं। पिछले कुछ दिनों में नीरज हीरो रहे हैं, वो ग्राउंड पर गए, उन्होंने बहुत सी चीजें दिखाई, और सबसे पहले एनडीटीवी था जब जो पहुंचा और उन्होंने हमारे वीर जवानों की वीर कहानी बताई और बताया कि कैसे नक्सलियों को मार गिराया गया। नीरज माफ कीजिए, मेरा आपसे सवाल यह है कि अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों की मनस्थिति में, उनकी विचारधारा में क्या बदलाव आया है, और साथ ही नक्सलियों में बौखलाहट या डर और कितना बढ़ रहा है जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, मार्च 2026? देखिए आसिफ, जिस तरह से डेडलाइन तय की गई है मार्च 2026 की, उससे नक्सलियों की बौखलाहट दिखाई दे रही है। क्योंकि नक्सली अभी जो वर्तमान में जो समय चल रहा है वो 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक के नक्सली इस दौरान पीएलजीए का सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान वो अपने पूरे लेखा जोखा तय करते हैं, और लेखा जोखा तय करके बड़ी प्लानिंग रखते हैं। वहां पर चाहे उनके केंद्रीय कमेटी के मेंबर हो या अन्य कमांडर हो, वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर बड़ी रणनीति तय करते हैं ताकि जवानों पर किस तरह अटैक किया जाए, और जो उनकी पुरानी जो विचारधारा रही है, पुराने जो माओवादी मारे गए हैं, उससे क्या खामियां रह गई, उन सभी चीजों को इसमें लाया जाता है। लेकिन जब से लगातार फोर्स की मूवमेंट अंदर बढ़ी है, ग्रामीणों का भरोसा जवानों ने जीता है, अंदर में कैंप खुलने चालू हो गए हैं, जवानों जब वहां पहुंच रहे हैं, उस इलाकों में विकास के कार्य हो रहे हैं, तो वहां के जो ग्रामीण हैं वो भी अब मुख्य धारा से जुड़ना चालू कर चुके हैं। और विकास की जो गंगा जो लगातार बहाई जा रही है, चाहे सड़कों की बात करें, पुल पुलियों की बात करें, या अंदरूनी इलाकों में जो सुविधाएं नहीं मिल पाती है उसकी बात करें, तो लगातार उस इलाके में सड़कें बन रही हैं, उस इलाकों में पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है। इसी की बदौलत है कि जब जिस जगह पर जवान कभी पहुंचते नहीं थे, उस जगह पर अब जवान पहुंचने लगे हैं। जो अबुझमाड़ का इलाका है, जो कांकेर जिले से सटा हुआ इलाका है, बेचा घाट एक वहां पर मेडिकी नदी है, उस इलाके में जो अगर पुल बन जाता है तो पुल बनने से उस इलाके में घुसना बेहद आसान हो जाएगा, और अबुझमाड़ तक जवान जो है बेझिझक आराम से जा सकते हैं। वही एक नदी है जिस जगह पर पुल नहीं बन पाया है, जिसके लिए जगह लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। वो 29 माओवादी मारे गए थे उस इलाके में, वहां कभी जवान घुसते नहीं थे, लेकिन अब उसी नदी को पार करके जवान घुस रहे हैं। जो सरकार की डेडलाइन है उससे नक्सली किस तरह बौखलाए हुए हैं, इसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं। पिछले 9-10 महीनों की बात करें तो 207 माओवादी मारे गए हैं। चाहे वो सुकमा की बात करें, बीजापुर कोंटा की बात करें, या फिर दंतेवाड़ा की बात करें, तो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं नक्सलियों की बौखलाहट दिख रही है। और जो आज एक जवान शहीद हुआ है, बाकी बेहद दुखद घटना है कांकेर जिले के लिए, क्योंकि कांकेर जिले का ही वो जवान था। वो वीर जवान हालांकि शहादत को प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी वीर गति कहीं बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि लगातार जो जवान है वो अंदर घुस रहे हैं, नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। बड़ा इनपुट था, क्योंकि ये जो समय रहता है, इस समय नक्सली काफी संख्या में इकट्ठे रहते हैं, और उसी के मद्देनजर बड़े इनपुट के आधार पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। आज देखिए, आईजी जब वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि लगातार इस क्षेत्र में जो है, चाहे वो बस्तर के तमाम जो जिले हैं वहां की बात करें, तो उस इलाके में फोर्स अभी भी चल रही है, अभियान लगातार जारी है। जो डेडलाइन तय की गई है मार्च 2026, उससे नक्सली बौखलाए हुए हैं और जवानों का मनोबल मजबूत है। तब जवान उस इलाके में पहुंच रहे हैं और नक्सलियों की गोली का जवाब मुंह तोड़ दे रहे हैं। और जो डरे सहमे हैं, जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, वो बेझिझक नजदीक आते जा रहे हैं। आप देखिए, सुकमा में, आज की डेट में सुकमा में एक महिला सहित 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये बड़ी मैं वही बात है, कह वो रहा मुख्य धारा से था जुड़ना नीरज चाहते हैं। की सरेंडर, देखिए आप चाहे लोन वर्राटू की बात करें या नियत नीलानार की बात करें, ये दोनों योजनाएं या दोनों अभियान अपने अपनी जगह बहुत सही काम कर रहे हैं और उसकी वजह से सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ रही है। उपाध्याय सर, मेरा आपसे एक सवाल है। एक सप्ताह मनाया जाता है, एक पखवाड़ा रहता है TCOC, और नक्सली उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि सुरक्षा बलों को टारगेट करें, रणनीति बनाएं आगे के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जो डेडलाइन तय की गई है, या तो शायद आखिरी TCOC निकल गया है, या अब की बार सुरक्षा बल उसे आने नहीं देंगे। वो शायद आखिरी बार ही था जब TCOC के लिए नक्सली बैठे थे और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की रणनीति बनाई थी। सही है। TCOC क्या है कि नक्सली पूरे साल भर में इस तरह के कई पखवाड़े मनाते हैं।
जब इनके किसी कोई नेता मरते हैं तो एक पखवाड़ा मनाते हैं। जुलाई महीने में भी एक पखवाड़ा होता है, 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में। दिसंबर में अभी जो पखवाड़ा चल रहा है 2 दिसंबर से, ऐसी मार्च में जब ये पत्ते कटते हैं, सीजन आता है उस समय, तो इनका पखवाड़ा मनाने की एक आदत है। आदत में कुल मिला के ये गांव वालों को एकत्र करते हैं, अपनी विचारधारा से लोगों को बताते हैं। और केवल कुछ नहीं होता है, नक्सली विचारधारा कतई भी नहीं है। जिस विचारधारा पे ये संगठन खड़ा हुआ था, अभी संगठन टूट गया। देखिए, कोई भी संगठन जो होता है उसमें दो चीज होती है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है और एक जो वर्टिकल फोर्स होता है। तो इनका जो वर्टिकल फोर्स था वो जो चलता था वो हॉरिजॉन्टल फोर्स के आधार पर चलता था, और हॉरिजॉन्टल इनका बहुत ज्यादा था। अब हॉरिजॉन्टल इनका टूटता जा रहा है, वो सिकुड़ता जा रहा है। तो वर्टिकल फोर्स जो है इनकी घबराहट है, जो इनके लीडर है उनमें घबराहट है, क्योंकि वर्टिकल में जो फोर्स था वो बहुत कम था। लेकिन वो जो थिंक टैंक थे, वो थिंक टैंक तो उड़ीसा में थे, वेस्ट बंगाल में थे, महाराष्ट्र में थे, तेलंगाना में थे। अब ये जो उनका वर्टिकल फोर्स जो थिंक टैंक था, जो इनको प्रेरित करता था हॉरिजॉन्टल को, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो बहुत ज्यादा फैला हुआ था वो टूटने लगा, ब्रेक होने लगा। और अब इस तरह बंच में, पहले क्या होता था, नक्सली 1 या 2 मारे जाते थे, वो भी 7 जिले में एक बार। अब क्या होता है, एक जिले में 7 नक्सली, 8 नक्सली, 15 नक्सली, अब तो क्या हो गया, 30 के ऊपर संख्या चली गई। रिकॉर्ड और बनने पहले लगा है। फोर्स हाँ। तरह से मारे जाते थे। अब फोर्स पहले 30 मारे जाते थे, अब फोर्स मुश्किल से 1 या 2 होता है। अब घटनाएं हो गई। दूसरी बात, जो बम विस्फोट में घटनाएं होती थी, पुलिस का गाड़ियां उड़ जाती थी, हमारे एंटी नक्सलाइट की जो गाड़ियां उड़ जाती थी, उनमें गिरावट आई है। और फोर्स बहुत ज्यादा जंगलों तक घुस गया। पहले जो रिमोट इलाके थे वहां तक फोर्स पहुंच नहीं पाता था, 50 किलोमीटर। अभी जैसे इन्होंने बताया, बेचा घाट की जो घटना बताई, वो जगह मेरी देखी हुई है, उस जगह मैंने काम भी किया हुआ। निश्चित रूप वहां अगर पुल बनेगा तो आप निश्चित रूप से नक्सलियों को और पीछे कर देंगे। तो जो इनका साम्राज्य सुकड़ता जा रहा है, वो बात सही कही आपके पत्रकार नीरज जी ने, कि सुकड़ना जरूरी है और इनका पीछे जाना भी जरूरी, क्योंकि आदिवासी जो है बस्तर का है, बड़ा भोला वाला निर्दोष आदमी। हम लोग वो जमाना देखा है कि जब अगर किसी आदिवासी ने अपने पिता या माँ की हत्या कर दी, गांव की हत्या कर दी, तो वो बेचारा अपने साथ वो शव को भी लेके आता था, थाने आता और सरेंडर कर जाता था। इतना भोला वाला सीधा साधा आदमी था, वो कभी फरार नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जो भय के कारण या लालच के कारण या बंदूक जो बताने के जो टेम्परामेंट बनाया, तो जो नए लड़के थे, नए लड़कियां थे, धीरे धीरे भर्ती होने लगे। तो साहब ने अभी, मिश्रा साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि रिक्रूटमेंट जो है, रिक्रूटमेंट पे कंट्रोल हुआ है। रिक्रूटमेंट जैसे कंट्रोल होगा तो निश्चित रूप से लोग आएंगे नहीं। और जो पुराने लोग हैं अब धीरे धीरे वो बूढ़े होते जा रहे हैं और असहाय हो रहे हैं। अब उनके अंदर वो काबिलियत नहीं बची। और थिंक टैंक भी जो है वो भी बूढ़े हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो लाइन तय की गई है मार्च की, ये निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा, और ये जो है सरकार का उद्देश्य सफल हो, ये अच्छी ठीक। बात। मैं पीके मिश्रा सर आपसे सवाल इसी पर पूछना चाहता हूं। जब बात कैडर रिक्रूटमेंट की आई, तो हम इस पर एक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं एनडीटीवी एमपी सीजे पर ही, कि कैसे धीरे धीरे बटालियन का साइज स्क्वीज होता गया, बटालियन कम होती जा रही है, कंपनी प्लाटून कम होते जा रहे हैं नक्सलियों के। और ये जो पहले चाम होता था या उन्हें बहकावे में लाकर आम आदमी को जो कैडर में भर्ती कराने की जो साजिश होती थी, वो भी कहीं ना कहीं टूट रही है। और उसके पीछे जहां तक मुझे 2 वजह समझ में आती है सर, वो एक तो यह है कि अब कोविड के बाद से फंडिंग कम हुई है, और दूसरा, जब खुद वहां का आम आदमी देख रहा है कि कितने बल्क और कितने बड़े स्तर पर नक्सली मारे जा रहे हैं, तो वो फिर कैडर में जाने से डर रहा है। नतीजा, अब नए कैडर के लिए नक्सली तरस रहे हैं। क्या ये एनालिसिस ठीक है सर? आसिफ, आपने सही बताया, क्योंकि इनका दो पॉइंट मैं बताऊंगा। एक तो है फंड्स देने वाले जो थे, जो दिल्ली में बैठे थे और कलकत्ता में बैठे थे, और जो रायपुर में बैठे थे और यहाँ पर जो रांची में बैठे थे, ये सब लोगों का पता लग चुका है और ये काफी पकड़े गए हैं, और फंड्स उनके पास कोविड के बाद नहीं जा रहा है। दूसरा, रविंदर जी सही बता रहे थे। अब आप देखिए, जो उनको जो हेल्प आता था, जो गाइडेंस मिलता था, जैसे महाराष्ट्र से आता था, उड़ीसा से आता था, तेलंगाना से आता था। अब जब इन्होंने बीसी शुक्ला जी को मार करके तुलसी डोगरी हो करके मलकानगिरी चले गए थे, अब ये मलकानगिरी नहीं जा सकते। मलकानगिरी से जब वो आ रहे थे छत्तीसगढ़ को, लास्ट में देखिए किस टाइप का ऑपरेशन हुआ, कितने मारे गए। क्योंकि तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर, उड़ीसा आंध्र बॉर्डर, उड़ीसा तेलंगाना बॉर्डर, जो बॉर्डर को जो है इतने अच्छे से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन अभी चल रहा है, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन विद सैटेलाइट एंड ड्रोन से कर रहे हैं।
तो इनको ये अभी ना उस पार जा सकते हैं, ना उधर से उनका कोई लीडर इनके पास आ सकता है। दूसरा है, फोर्स हैव ऑलरेडी एंटर्ड, आपका जो है बस्तर के अंदर ऑलरेडी फोर्स एंटर कर चुके हैं। मैं अभी नीरज जी को बताना चाहता था कि नीरज जी, ये जो है, ब्रिज का सैंक्शन मिल चुका है और ब्रिज बनेगा, और ब्रिज बहुत जल्दी बनने वाला है। और ये जो आबूसमार है, अभी मेरे को पता लगा कि आबूसमार के अंदर में भी बटालियन का हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। अगर हम आबूसमार के अंदर हम हेडक्वार्टर बनाएंगे तो इसका कम्युनिकेशन, दोनों कम्युनिकेशन, रोड कम्युनिकेशन प्लस वहां से अंदर से ऑपरेट करना, इट विल बी वेरी इजी। सेकेंड थिंग, आप देखिए जो इनका जो रिक्रूटमेंट सेंटर था, अब मैं बताता हूं छत्तीसगढ़ में इनका कोई भी रिक्रूटमेंट सेंटर अभी नहीं है। नंबर 2, इनका जो ट्रेनिंग सेंटर था, अब छत्तीसगढ़ में मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में कोई ट्रेनिंग सेंटर रहा नहीं। ये 5-5 मिनट में चेंज अपना लोकेशन चेंज करते रहते हैं, उसमें ट्रेनिंग ये नहीं दे सकते। तीसरा, जो हमारे यंग लड़के और लड़कियां थे, आदिवासी थे, ट्राइबल्स थे, वो चाहते हैं कि वो पैरामिलिट्री फोर्स में और आईआरबी में और छत्तीसगढ़ पुलिस में या उड़ीसा पुलिस में या महाराष्ट्र पुलिस में ज्वाइन करने के लिए, और सरेंडर करने से उनको काफी फायदा हो रहा है। एजुकेशन उनको मिलता है और उनके पेरेंट्स को भी कुछ पैसा मिलेगा ताकि घर लुक आफ्टर हो सकते हैं। वो अभी इन्फॉर्मर हो बन करके या उनके साथ ज्वाइन करने के लिए अभी राजी नहीं है। Things have changed quite a lot, not only in छत्तीसगढ़, in every such states। आप उड़ीसा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, बहुत चेंज हो गया है। आई एम वेरी श्योर जो अमित शाह जी ने दिए हैं स्टेटमेंट, शायद मेरे को ये उम्मीद है, जिस तरीके से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, और सबसे अच्छा है आसिफ, जिस तरीके से अभी सरेंडर हो रहा है। आप देखिए मलकानगिरी में कैसे सरेंडर चल रहा है। अभी रविंद्र जी बता रहे थे 5 तो अभी एक महिला के समेत अभी सरेंडर हो रहा है वेपन के साथ। अब इनको नया वेपन, नया एम्युनिशन नहीं मिल रहा है। पहले वो, मैं बता रहा हूँ, एम्युनिशन कहां से लेते थे, जो पुलिस से छीन के लेते थे, वो अलग बात है। जो एम्प्टी केसेस एक्शन होता था, वो एम्प्टी केसेस लेकर के उन्होंने उसको एम्युनिशन बनाते थे। हाँ, फैक्ट्री अपनी खोल ली अंदरूनी इलाके में। ये भी खबर है कि अपने डीजल खुद बनाने लगे हैं, अपना कंट्री मेड करने लगे हैं, और अब उन पर भी जब छापे पड़े, जब वो कार्रवाई हुई है, तो उस पर भी एक असर पड़ा है। जुल्फिकार, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम बदलती हुई चीजों को इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि इतने साल से मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं जुल्फिकार, 2012, 13, 14 में हम बात करते थे कि अगर पुलिस का कैंप लग जाए तो स्थानीय ग्रामीण उसका विरोध करने पहुंच जाते थे। उनको डर इस बात का होता था कि यहां अगर कैंप आ गया है, यहां थाना खुल गया है, तो अब जाहिर बात है कि नक्सली यहां हमला करेंगे और उसमें फिर आम आदमी की जान जाएगी। लेकिन आज वही लोग थाने की मांग करते हैं, वही लोग कैंप का स्वागत करते हैं, और जैसा आपने सीखा कि अभी जब एक कैंप हटाने की बात हुई तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि आप कैंप हटा क्यों रहे हैं, कैंप रहने दीजिए। तो ये बदलता हुआ परिवेश, बदलती हुई चीजें हैं क्या? आसिफ, बदलते हुए परिवेश भी हैं और परिस्थितियां भी हैं। इसको इस तरीके से भी ले लें कि जब हम 2012 और 13 में चर्चा करते थे तो उस समय पे जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध करते थे, तो उसको ये भी था कि हमारे पास जो खबर आती थी कि स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी था कि जो ग्रामीण हैं उन्हें माओवादी ढाल के तौर पर भेजा करते थे कि आप जाइए और वहां पे कैंप का विरोध करिए। तो उन परिस्थितियों में जो गांव वाले थे वो दोनों मोर्चों में फंस जाते थे कि बीच में वो हैं कि उनको विरोध करना है, एक तरफ सुरक्षा बल है और दूसरी तरफ पीछे देखें तो माओवादी हैं। तो इस तरीके की कहानियां उस समय आती थी, और माओवादियों का क्योंकि होल्ड उस इलाके में ज्यादा था, तो कोई भी गांव वाला ये बोलने को तैयार नहीं होता था कि वो वहां पे प्रेशर में है या वो दबाव में आकर इस कैंप का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कैंप लगातार उस क्षेत्र में बनते गए, लोगों का विश्वास जीतते गए, ग्रामीणों को लगा कि इन सुरक्षा बलों के आने से, कैंप खुलने से उनके गांव में राशन की दुकान खुल गई, सड़क बन गई, फिर भी उसके बाद बिजली आने लगी, स्कूलों में शिक्षक धीरे से पहुंचने लगे, और नेटवर्क की जो है लगातार जो टावर हैं वो लगने लगी। तो ये बातें धीरे धीरे करके अंदरूनी इलाकों में भी पहुंचने लगी और लोगों को ये एहसास होने लगा कि माओवाद के साथ रहकर
उनका भला नहीं होने विकास वाला संभव है। नहीं है। ठीक है, तो मैं कोई भी नीरज से जो जल्दी से प्रक्रिया सवाल पूछ लेता हूं जुल्फिकार, वक्त इससे पहले खत्म हो जाए। नीरज, दो हालिया जो बड़े एनकाउंटर हुए जिसमें बड़े नक्सली मारे गए, बड़ी तादाद में नक्सली मारे गए, उसके बाद मैंने 2 बार बस्तर आईजी से बात की, सुंदर राजपी से, और वो बातचीत में बार बार वो ये कहते रहे कि हमारा जो इंफॉर्मेशन तंत्र है, सूचना तंत्र मजबूत हुआ है। और वो हमें तब भी देखने को मिलता है कि इन दोनों घटनाओं में एक चीज कॉमन थी, नक्सली मीटिंग करने के लिए आए थे और बड़ी तादाद मीटिंग के लिए इकट्ठा हुई थी, और जैसे नक्सली मीटिंग करने आए सुरक्षा बलों ने उन पर धावा बोल दिया, हमला किया और उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो यह बताता है अपने आप में कि जो दावे हैं कि सूचना तंत्र मजबूत हुआ है, पल पल की जानकारी अब मिल जाती है और उस पर एक्शन होता है, वो अब दिख रहा है। तो देखिए, जैसे कि जुल्फिकार अली सर बता रहे थे और इसके अलावा जो तमाम जो हमारे साथ जुड़े हुए वो बता रहे थे सर, लगातार जो है इलाकों में जब फोर्स पहुंच रही है और उस इलाकों में विकास हो रहा है तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों का भरोसा उन्होंने जीता है। ग्रामीणों के भरोसे के बल पर ही अब जवान उस इलाके में पहुंच रहे हैं। अन्यथा पहले क्या होता था, पहले के दिनों में माओवादियों का वो सपोर्ट करते थे, चाहे वो बंदूक की नोक पर उनसे काम करवाए या फिर अन्य किसी काम से। तो वो जवान उस जवान जब उस इलाके में पहुंचते थे तो माओवादियों तक खबर वो पहुंचा दिया करते थे। लेकिन अब जब देखा कि इस इलाके में विकास पहुंच रहा है तो अब जो ग्रामीण है उनका भरोसा जवानों ने जीता है और उसकी बदौलत जो है अब लोग जो है वहां के आदिवासी, जो कि भोले भाले आदिवासी है बस्तर के, अब वो तमाम जो लोग हैं जवानों का सहयोग कर रहे हैं, उनका मदद कर रहे हैं। अन्यथा इतनी बड़ी जो खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें 25 माओवादी मारे जा रहे हैं, 30 माओवादी मारे जा रहे हैं, आखिर ये इनपुट नक्सलियों तक कैसे नहीं पहुंचा? अभी तक की सूचना तंत्र इतनी मजबूत उनकी मानी जाती थी, जहां पर जवान फैल हो जाते थे, पुलिस के जवान जो है उस एम्बुश से फंस जाते थे। लेकिन अब जवान उसी इलाके में पहुंच रहे हैं, उसी बीहड़ इलाके में पहुंच रहे हैं और वहां पर बड़े बड़े कैडर के माओवादी मारे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि अब जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है उसमें देखिए किस तरह की रणनीति तय की गई है। हालिया में जो है रणनीति में देखिए जो भी बदलाव हुआ है नीरज, वो चाहे जवानों की संख्या बढ़ाना हो, इक्विपमेंट्स अच्छे देना हो, या कंबाइंड स्तर पर, केंद्र के स्तर पर आगे बढ़ना हो, वो काम तो कर रही है। और बस एक बात ये अच्छी है कि मार्च 2026, देखिए कोई भी इंप्लॉई जो अच्छा इंप्लॉई होता है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने तक अपना काम निपटा देता है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करता है। डेट भी मार्च 2026 की दी गई है, तो उम्मीद करते हैं कि इसी मार्च 2026 में खत्म हो जाएगा नक्सलवाद और देश अंदर और बाहर दोनों तरफ से चैन की सांस और राहत की सांस लेगा और आजादी की सांस लेगा। बहुत धन्यवाद है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपाध्याय सर, पीके मिश्रा सर, जुल्फिकार, नीरज, आप सभी का धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।